सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक चैनल पे। हमने लेसन थर्ड स्टार्ट करा था, ठीक है, जो था चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। उसमें हमने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल कंप्लीट कर दिया था और उसके कुछ क्लॉजेस, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, पर्पस क्लॉज, ये सारे और सब्सक्रिप्शन क्लॉज का ये सिचुएशन क्लॉज, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दिया था। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद अब आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। अब बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, according to section 2 clause 5 of the Company Act 2030, article means the article of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in a pursuance of any previous company law or this act. कोई भी आर्टिकल मीन्स होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। सिंपल, ओरिजिनली फ्रेम हुआ हो या फिर चेंज हुआ हो टाइम के साथ और अप्लाइड हो या पर्सन्स ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ या फिर इस कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग बनाया हो। Now, it also include regulation contained in table A, schedule 1 of the act insofar they apply to. Now, in a term of section 5 section 1, the article of company shall contain the regulation of for management of a company. The article of association of company are its bylaws or rules and regulation that govern the management of internal affairs and conduct its business. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें रूल और रेगुलेशन लिखे रहते हैं फॉर गवर्निंग द मैनेजमेंट, एंड इसे हम बायलॉज भी कह सकते हैं। ये इंटरनल अफेयर्स के कंट्रोल या कंडक्ट करने के लिए ऑफ अ बिजनेस इसलिए बनाया जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ अब बात करते हैं आर्टिकल सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम आर्टिकल है वो सबऑर्डिनेट मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अपर में आता है, उसके नीचे आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ द आर्टिकल कंपनी आर सबऑर्डिनेट टू ऑल सब्जेक्ट टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द एक्ट। एनी क्लोज इन आर्टिकल गोइंग बियॉन्ड द मेमोरेंडम विल बी अल्ट्रा वायरस। अभी अल्ट्रा वायरस होता क्या है? अगर कहा गया है कि कैपिटल क्लोज में कहा गया ऑफ अ मेमोरेंडम कि हम 1 करोड़ से ज्यादा कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्लॉज में कहा गया है कि हम 1 करोड़ से ज्यादा इशू नहीं कर सकते या फिर सब्सक्राइब नहीं करवाते सकते शेयर्स, और वहीं आर्टिकल में क्या दिया गया है कि हम इतना ज्यादा पब्लिक से पैसा ले सकते 1 करोड़ से ज्यादा। सो इट मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसका उल्लंघन करना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। इसलिए कहा जाएगा कि आर्टिकल गोइंग टू बियॉन्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देन इट विल बी अल्ट्रा वायरस, और उसे कहते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड योर पावर। जितनी पावर दी गई उससे आप ज्यादा चले गए उसे कहते हैं अल्ट्रा वायरस। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं बट आर्टिकल आर ओनली इंटरनल रेगुलेशन और which the member of a company have full control and may alter have them according what do think fit. Only care has to be taken to see the regulation provide for the article do not exceed power of company as led by the memorandum. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया गया है वो मैं बस ध्यान रखें कि हम उसके बियॉन्ड ना जाए। समझ आ गया आर्टिकल सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम। नाउ केस लॉज दे रखेंगे सब। अब बात करते हैं रजिस्टर ऑफ आर्टिकल। According to section 7 subsection 1 provide that the time of incorporation of a company the company shall file with the registrar with whose jurisdiction the registrar office of a company is proposed to be situated. The memorandum and article of could duly signed by the all subscriber to the memorandum in a plain manner. जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं हमें उसे फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जहां हमारी कंपनी सिचुएटेड है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाई जाती है जितने भी कंपनी के सब्सक्राइबर होते हैं, इट मींस जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है तो 7 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 2 होते हैं, प्राइवेट कंपनी 1 होते हैं, 1 पर्सन कंपनी में। तो इट मीन जितने सब्सक्राइबर है उनके सिग्नेचर उनके साइन होने चाहिए ऑन द मेमोरेंडम ऑफ
memorandum of association and article of association. Now, Section 5, Section 2 provide that article shall also contain such matter as may be prescribed Rule 11 of the Company Incorporation 2001. However, nothing prescribed in the subsection shall be deemed to be prevent a company from including such additional matter in an article as may be considered necessary for its management. The article of company shall respective form specify जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसकी कंटेंट क्या होते हैं वो रेगुलेशन 11 में दिया गया और कुछ भी नहीं दिया गया इस सेक्शन में तो उसे समझा जाएगा कि हाँ वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ही पार्ट है अगर वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है तो। और जो रूल के जैसे हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आया था ग्रांटी ऑफ कंपनी हैविंग ग्रांटिंग के लिए अलग था, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के लिए अलग अलग फॉर्म था ABCDEFG। वैसी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए FGHIJ शेड्यूल 1 में बताया गया कौन कौन से फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 566। Any company may adopt all or any of the regulation containing the model article applicable to such company. Section 5 subsection 8 of this case in provide that in case of company which is registered after the commencement of the Company Act in 2013, insofar registered article of such company do not exclude or modify regulation contained under article applicable to such company. Those regulations are as far applicable the regulation of the company same manner and extent as if they were contained in duly registered article of the company. अगर कमिटमेंट अगर जब कंपनी एक्ट 2030 आया था उसके बाद अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो भी चीज है उसमें ऐसा चीज नहीं डालेगा जो एक्सक्लूड करती हो कंपनी के पावर को या फिर रेगुलेशन को। नाउ therefore in term of section 5 of company act public company limited by share at its option registered article of association signed by the become same subscriber as the memorandum। जो पब्लिक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर से जरूरी नहीं है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर साइन हो सब्सक्राइबर की वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल इसका मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर रहे थे सब्सक्राइबर जरूरी नहीं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे उन्हीं का साइन हो। नाउ enterprise enrichment provision. The article may contain provision for enrichment to effect that specify provision article of alter only if condition or procedure that are more restrictive than those applicable in a case special are not met or comply। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो दे रखा है वो तभी चेंज हो सकता है जबकि लगे कि वो जरूरी है तभी वो चेंज करी जाएगी नहीं तो नहीं चेंज कर जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। नाउ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंटेंट दे रखा है जो मैंने बताया था रूल 11 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 2020। ये रे कंटेंट ये आप आराम से पढ़ लेंगे कि क्या क्या हो सकता है जैसे को लाइन ट्रांसफर ट्रांसमिशन कैसे करना है, नॉमिनेशन फॉर पिक्चर ऑफ शेयर्स, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल कैपिटल कैसे करना है, बायबैक कैसे करना है, शेयर सर्टिफिकेट कैसे, डिमैटेरियलाइजेशन कैसे करना है, ये सब दे रखा है। नाउ consistency of article of association with the Company Act. Section 50 provide that articles also contain such matter as may be prescribed. The provision to section 5 subsection 2 provide that nothing in that section shall be deemed to prevent a company from including any additional matter in its article as may be considered necessary for the management। जैसा मैंने बताया कि अगर जो रूल 11 में दे रखा है कंटेंट जरूरी नहीं कि अगर हम और कुछ भी डालते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जो प्रिवेंट नहीं करना चाहिए किसी कंपनी को और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और जो नेसेसरी है वही हम ऐड करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। हमने 15 में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं 6 of the Company Act 2013 provide that the provision of this act shall have effect notwithstanding anything to contrary contained in the memorandum of article of association on in any agreement excluded by it or in resolution passed by the company general meeting or by boards whether the same registered exclude or pass the case may be before or after the commencement of the act। ये बताया गया है कि जो प्रोविजन है कंपनी एक्ट के वो किसी भी मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को या फिर एग्रीमेंट को या फिर रेजोल्यूशन पास या फिर कोई भी रजिस्टर एक्सक्लूड पास हो रहा है एग्जी केस में भी बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द और एनी ऑफ द प्रोविजन मेमोरेंडम आर्टिकल एग्रीमेंट रेजोल्यूशन एक्सटेंड टू विच repugnant to the provision of act become or be
void as the case may be। अगर भी कोई भी उल्लंघन कर रहे हैं, कोई भी कॉन्टेंट कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल प्रोविजन अफेक्ट द एक्ट, कोई भी अफेक्ट करे, कोई भी अफेक्ट हो रहा है आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम एग्रीमेंट या फिर कोई भी मेमोरेंडम आर्टिकल, उसे हम void कहा जाएगा। समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6। ना अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अभी डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस होता क्या है? डॉक्ट्राइन in case of company where whatever is not stated in the memorandum as an object or power is prohibited by the doctrine of ultra vires, as a result and which is ultra vires is void and does not bind the company, neither the company or nor the contracting party can sue on it. Also state the company cannot make a valid even a member assent। अब डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जैसे मैंने बताया कि कंपनी जो होती है, जो मेमोरेंडम में दिया गया है ऑब्जेक्ट में या फिर कोई भी चीज प्रोहिबिटेड कर रखी है, उसके बाद भी कंपनी कर रही है वो काम या उसके बियॉन्ड कर रही है, उसे हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। और अल्ट्रा वायरस अगर रिजल्ट आता है तो वो अगर कोई भी चीज करी जाती है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, वो वॉइड कहा जाएगा। और जो कंपनी है, कंपनी does not bind the company and neither the company nor the contracting party can sue। ना कंपनी साइन कर, ना कंपनी किसी को sue कर सकती है, ना भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी sue कर सकती है ऑन द कंपनी। अंडरस्टूड? ये था डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये केस लो दे रखा है, आप पढ़ेंगे आपको बड़े प्यार से समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो मैं कंपनी लो के सारे केस लो अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। अब बात करते हैं लोन्स बोरिंग क्रांति एंड अल्ट्रा वायरस। An ultra borrowing does not create a relationship of the debtor and creditor। अगर बात करते हैं जैसे डायरेक्टर दे रखे हैं, वो कहा है डायरेक्टर है वो एंटर कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में किसी आउटसाइडर या किसी पर्सन के संग। अब ये कहा गया कि मेमोरेंडम में कि हम अमाउंट दे रखे हैं कि 15,000, मान लेते हैं कि 15,000 से ज्यादा हम किसी से बोरो या लोन नहीं ले सकते या गारंटी नहीं ले सकते, मगर तब भी डायरेक्टर ने या कंपनी ने वो चीज करी। अगर वो चीज करी है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ। अब जब वॉइड हुआ तो जब ये सब चीज होता ही है तो वो अल्ट्रा वायरस हो गया। और अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता बिटवीन द डेटर एंड क्रेडिटर। कंफर्म? नाउ इम्प्लाइड पावर। अब इम्प्लाइड पावर की बात करते हैं। ये बोलता है कि जैसे मेमोरेंडम एसोसिएशन में है, ऑब्जेक्ट दे रखा, उसमें पहले से बताया गया कि ये है पावर है कंपनी की, ये पावर है कंपनी की, या फिर कंपनी एक्ट में ही बता दिया गया है कि कोई भी कंपनी अगर एस्टेब्लाइज होती है तो उनके पास ये पावर है। अगर पब्लिक कंपनी, सिंपल सी बात है, उनके पास पावर है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रीली। ये इम्प्लाइड पावर है। सो इम्प्लाइड पावर जो है वो इम्प्लाइड हो रखी, उनके पास वो पावर पहले से मेमोरेंडम में हो या ना हो। Power acceptable by the company are not the quantified the object specified in the memorandum. While the object are specified, the power exercisable in the respect of them may be expressed or implied and need not be specified। जरूरी नहीं कि स्पेसिफाई करा जाए क्योंकि वो पहले से implied करी गई है ऑन द कंपनी। अब बात करते हैं पावर विच आर नॉट implied। कौन कौन से पावर पहले से नहीं दिए गए होते? पावर following powers have been held not to implied and it is therefore prudent to include an expressly object clause। अब जो पावर उन्हें नहीं बताए गए वो बताने होते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑफ द मेमोरेंडम। एक्वायरिंग एनी बिजनेस सिमिलर टू कंपनी ऑन बिजनेस, entering into agreement with the other person or company for carrying off in business or partnership or for sharing profit, joint venture or arrangement, taking shares in other company having a similar object, taking shares of other company where the such investment authorized to doing indirectly that will not be intra-virus if done directly, promoting other company or helping them. Finally, a power to sell and dispose of the whole or company undertaking, a power to use fund for political purpose, a power to give gift and make a donation, and active surety and the guarantor। ये सारी चीज अगर इम्प्लाइड नहीं है, कंपनी एक्ट के द्वारा नहीं दिए गए, इसलिए इम्प्लाइड नहीं कहलाएंगे। ये हमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में अपने लिखने होंगे। नाउ इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो? वॉइड अप टू इंश्योर, जब कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस वॉइड माना जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं शुरुआत से ही वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। नाउ इंजंक्शन, the member can get an injunction to restrain a company where ultra virus act has been done about undertaking। कुछ केसेस ऐसे होंगे कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं
मेंबर्स हैं उनके पास पावर है कि वो इंजेक्शन मतलब वो मांग सकें जो गलती हुई है, इंजेक्शन कर सकें कंपनी के अगेंस्ट इन कंपनी एंटर इनटू ultra virus. Personally liable of the director. It is one of the duty of director to ensure that corporate capital is used only for the legitimate business of the company and hence if such capital is diverted the purpose. Again, the company memorandum, the director will personally liable to replace. डायरेक्टर जो है वो ध्यान दें कि कंपनी की जितनी भी पावर है और जब कंपनी ने जो कैपिटल है वो जिस पर्पस के लिए स्टेबलाइज या इनकॉर्पोरेशन हुई उसी के लिए यूज हो। अगर कोई और यूज के लिए कंपनी यूज करती है, डाइवर्सिफाइड करती है या फिर कंपनी के जो कैपिटल है उसका अलग यूज करती है तो डायरेक्टर जितने हैं वो लायबल होंगे। नाउ where company's money has been used ultra-wise to acquire some property, the company's rights over such properties are held secure and the company will be right to party to protect the property. That is because it though the property has been acquired from ultra-virus object, it represents the money of the company. Now, ultra-virus borrowing does not create relationship with the creditor and between debtor. अब बात करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अपोजिट होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। अब इंडोर ऑफ डॉक्ट्राइन मैनेजमेंट होता क्या है इसकी बात करते हैं और इसके हम कुछ केस लो पढ़ेंगे जिससे हमें और समझने में आसानी होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इट मींस अगर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ हो रहा है या फिर जनरल मीटिंग में कुछ हो रहा है तो वो किसी भी बाहर वाले को पता नहीं चलता, वो बात अलग है। वो बाद में एनुअल जनरल मीटिंग और जनरल मीटिंग की या फिर बोर्ड मीटिंग की वेबसाइट पे वो करी जाती है, वेबसाइट पे भेजी जाती है, फिर वेबसाइट पे पब्लिश करी जाती है। मगर जो एनुअल जनरल मीटिंग में अगर जो एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ स्पेसिफाइड नहीं करा जा रहा और वो चीज नहीं लिखा जा रहा एनुअल जनरल मीटिंग में, बस लिखा जा रहा है कि हाँ अप्रूवल दे दी, सो उसे कहते हैं इंडोर ऑफ मैनेजमेंट। अब इसको हम केस लो से बड़े आसान से समझेंगे। जो केस लो है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रूकॉन 1856, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस ट्रूकॉन 1856 में ये केस लो था जिसे हमें समझने में इसमें पूरा नहीं देगा। इसमें यही बताया गया है कि क्या था कि जब कंपनी थी, ठीक है, कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करी कि वो बॉन्ड इशू कर सकती है, फॉर द राइजिंग ऑफ फंड। अब एनुअल जनरल मीटिंग में यह नहीं बताया गया कि कितना इशू कर सकती है, वो बॉन्ड कितने रुपए के इशू कर सकती है बॉन्ड, ये हो गया। ठीक है, अब ये हुआ जब बॉन्ड इशू कर दिए कंपनी ने। अब कंपनी ने इशू करने के बाद अप्रूवल तो मिल गया कि वो बॉन्ड इशू कर सकती है, मगर अप्रूवल उन्होंने कर दिया 2000 बॉन्ड्स, $2000 ऑफ बॉन्ड्स, $2000 का उन्होंने इशू कर दिया बॉन्ड्स। अब इशू बॉन्ड्स कर दिया तो जिन्होंने बॉन्ड्स परचेस करे उन्होंने कहा कि इतनी कैपेसिटी है आपकी, जो कंपनी ने इशू करा तो उन्होंने कहा पूछा कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि ये बॉन्ड्स जो है लोन है ये वापस कर सकती है कि नहीं। सो कंपनी ने कहा कि हमें तो एजीएम या बोर्ड मीटिंग से हमें तो अप्रूवल मिल गया, बस यही नहीं स्पेसिफाई करा गया ना कि कंपनी कितना इशू कर सकते हैं, मगर हमें अप्रूवल तो मिल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमें अप्रूवल तो मिल गया, इशू कितना करना है तो ये हो गया, इशू कर दिया। सो कंपनी ने कहा हमारे पास पावर है कि हम इतना बॉन्ड इशू कर पाए। मगर जब कंपनी लिक्विडेट हुई, मॉर्निंग अप हुई, तो कहा गया कि अब आपने $200 की बॉन्ड इशू करी थी उसकी पेमेंट करिए। सो कंपनी ने कहा कि हमें इशू कर, हमारे पास इतने कैपेसिटी नहीं है, मगर हमारे पास पावर थी, हमें पता नहीं था कि हम इतना इशू नहीं कर सकते, हमें स्पेशल रेजोल्यूशन मिल गया था मगर हमें पता नहीं था कि हम इतना इशू कर सकते, इतने रुपए की इशू कर सकते। तो कोर्ट कहता है कि हमें नहीं पता, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन मिल गई थी तो इसमें स्पेसिफाई भी होना चाहिए, इसमें बाहर वालों की कोई गलती नहीं है कि वो आपके बॉन्ड सब्सक्राइब करें और उनकी जो प्रीमियम मनी है वो नहीं दी जाए। ये आप लोगों की गलती है कि आपने स्पेसिफाई नहीं करा
कि कितनी बॉन्ड इशू कर सकते हैं, बस आपने अप्रूवल दिया। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि हम आप जो इतनी गलती करें 2000 रुपए के जो बॉन्ड इशू करे हैं US डॉलर के, वो आपको भरना ही पड़ेगा। ये होता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब इसमें लिखा क्या है, while the doctrine of constructive notice seek to protect the company against the outsider, कंपनी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द आउटसाइडर, वही प्रिंसिपल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑपरेट टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रही है आउटसाइडर का साथ दे रही है, ना कि कंपनी का, क्योंकि कंपनी गलती कर रही है। इंडोर मैनेजमेंट के अंदर क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। कंस्ट्रक्शन नोटिस में कहा गया है, कंस्ट्रक्शन नोटिस पढ़ेंगे तो मैं आपको जब बिटवीन बिटवीन डिफरेंशिएशन बताऊंगा तब आपको ज्यादा समझ आएगा कि दोनों में क्या है। मगर यही समझ लें जो इंडोर मैनेजमेंट में हो रहा है नहीं पता, पब्लिक तो सब्सक्राइब करेगी करेगी, हमें क्योंकि नहीं पता कि आखिर इंडोर मैनेजमेंट में होगा, इसलिए आउटसाइडर प्रोटेक्ट होते अगेंस्ट द कंपनी। और ब्रिटिश केस भी यहाँ कंप्लीट हो गया ना। रिलेशन अब बात करते हैं इसमें यहाँ पर भी कुछ नहीं दिया। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो इंडोर मैनेजमेंट में हो रहा है कि आउटसाइडर नहीं लायबल होंगे अगेंस्ट द कंपनी, सो कौन कौन से ऐसे हैं जहां आउटसाइडर लायबल होंगे अगेंस्ट द कंपनी ना। whether outsider had knowledge whether the outsider has knowledge of the irregularity, अगर पता हो कि आखिर मैनेजमेंट में हुआ का, तब भी आउटसाइडर कंपनी के संग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ये गलत है, तब तो सिंपल सी बात है आउटसाइडर लायबल होगा ना। नॉलेज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसके बारे में लिखा ही नहीं है और हम उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं, तब भी आउटसाइडर लायबल होगा, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले ही पब्लिश हुआ रहता है कि कितनी हमारी पावर है कि हम कितने लोग रेस कर सकते, कितने लोग रेस नहीं कर सकते। नो फोर्जरी, यहाँ गलती हो कंपनी की कि कुछ गलती हो कंपनी की, गलती ही करी है कंपनी ने और गलती ने जो कंपनी करी है उसे खुद नहीं पता ना। इसे पढ़ते आपको ज्यादा समझ आएगा एग्जांपल देने में। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डज नॉट एक्सटेंड द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व फॉर forgery or to transactions which are otherwise void or illegal up to issue. In the case of forgery, it is a note that there is an absence of free consent, but there is no consent at all. The person whose signature have been forged is not have aware of transaction, and the question of this consent being a free or otherwise does arise. अब बात करते हैं एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई कंपनी इशू कर रही है शेयर सर्टिफिकेट, वहां पे कंपनी सेक्रेटरी या फिर टू मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी और मैनेजिंग डायरेक्टर की सिग्नेचर होना जरूरी है ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। मगर क्या होता है कि जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पे एक इंसान या फिर सेक्रेटरी या मैनेजिंग डायरेक्टर की फोर्जरी, मतलब कोई और ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह कोई और सिग्नेचर कर रहा है, इसका मतलब कंपनी ने खुद गलती करा है। तो यहाँ पे आउटसाइडर ही लायबल होंगे, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और वो सब कौन है, उनके सिग्नेचर सही होने चाहिए। नाउ नेग्लिजेंस, अब यहाँ गलती ही है। डॉक्ट्राइन ऑफ इन्वेस्टमेंट in no way reward those who have were negligence. Thus, where an officer of a company does something which is shall not ordinary to be within his power, the purpose of dealing with him must make a proper inquiry and satisfy himself as an officer is authority. जब हम किसी के संग एंटर करते हैं तो डायरेक्टर की पावर हमें पता होनी चाहिए, और पता होनी चाहिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कॉन्ट्रैक्ट के संग एंटर करता है। तो यहाँ पर अगर बाहर वाले की ही गलती है कि आपने पता नहीं करा कि डायरेक्टर के पास उतनी पावर है या फिर ऑफिसर ऑफ द कंपनी के पास पावर कितनी है, तो ये किसकी गलती है, आउटसाइडर की। तो कौन लायबल होगा, आउटसाइडर, और यहाँ इंडोर ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ again the doctrine of indoor management does not apply where the question is regard to very extendency of agency, or the doctrine is not applicable where the precondition is required to fulfill before the company itself exercise particular power. In other words, the act does not merely ultravise the director officer but ultravise of the company itself. डायरेक्टर ने गलती नहीं करी, कंपनी ने खुद अपनी गलती करी है, अल्ट्रावायलेंस वो बियॉन्ड गया है, तो उस टाइम में भी क्या होगा, आउटसाइडर लायबल होंगे, इंडोर ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम आर्टिकल। मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन नोटिस है जो अपोजिट है इंडोर मैनेजमेंट की।
कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है कंपनी को अगेंस्ट द डायरेक्ट आउटसाइडर, मगर इंदौर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। अब कंस्ट्रक्शन नोटिस में क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी को आउटसाइडर। अब बात करते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पहले पब्लिश हो जाते हैं ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, तो उन्होंने अपने पब्लिश कर दिए वेबसाइट पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब कोई पर्सन एंटर कर रहा है किसी भी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसका मतलब प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जो एंटर कर रहा है उसने हमारे पहले ही से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ रखा है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है कि प्रिज्यूम कर लिया गया है कि उस आदमी पहले से प्रिज्यूम कर लिया कि सामने वाले को सब चीज पता है। इसमें यही बताया गया है कि अगर कोई पर्सन एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, और तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि कंपनी को जो कंपनी है जो वो एंटर कर रही है, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर जो पर्सन कर रहा है उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ के आया हुआ है। अब एग्जांपल लेते हैं, इसमें केस लॉ भी होगा। ये रहा कोटल वैकेंसता रूम मृति मेड 1934, ये है कैश फ्लो। अब इसमें ये बताया गया था कि अगर एग्जांपल लेते हैं, अगर कंपनी है, कोई पर्सन है, कैपिटल क्लॉज में कहा गया है मेमोरेंडम और आर्टिकल में ही कहा गया है कि हम लोन जो है वो रेज कर सकते हैं 15,000 रुपीज तक, और इसमें मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, और जो एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी के संग डायरेक्टर के संग एंटर कर रहा है, तो उसमें ये बताया गया, उसमें लिखा हुआ था कि एंटर 5,000 तक कंपनी लोन रेज नहीं कर सकती, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। मगर तब भी कोई पर्सन एंटर कर रहा है उसमें कंपनी के साथ और 5,000 से ज्यादा कर रहा है, तो इट मीन जो पर्सन है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिज्यूम करा जाएगा, पढ़ के आया तभी वो एंटर कर रहा है। अगर कंपनी वो लिक्विडेट होती है, उसकी पेनल्टी नहीं भर पाती है आउटसाइडर की जिन्होंने संग उसने काउंटर कहा जाता, तो कंपनी लायबल नहीं होगी, आउटसाइडर की ही नेग्लिजेंस होगी, जिससे बताया गया था नेग्लिजेंस ऑफ द आउटसाइडर, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। नाउ अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, इसमें केस लॉ दे रखा है बस। अब बात करते हैं अल्ट्रा ईगो। It is used to quote ignore the status of shareholder, officer and director of a company in a reference to their liability in respect capacity, so that they may held personally liable for their action where the have acted foreignly unjustified. अल्टर ईगो, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो का मतलब होता है कि इग्नोर क्या होता है सेपरेट पर्सनालिटी, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी या सेपरेट पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट। ये नेचर होता है कंपनी का कि जो मेंबर्स हैं और कंपनी, ये दोनों एक अलग अलग पर्सन हैं, ये दोनों एक ही नहीं है। जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, उसकी अलग पर्सनालिटी हो जाती है, मेंबर की अलग पर्सनालिटी हो जाती है। इट मींस अगर कंपनी को डिफॉल्ट करती है तो कंपनी ही लायबल होगी। अब यही डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो इसके अपोजिट होता है। क्या होता है कि स्टेटस ऑफ शेयर होल्डर, ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इनके सब की स्टेटस को इग्नोर करता है कोर्ट, अगर जब शेयर होल्डर, ऑफिसर एंड डायरेक्टर कोई फ्रॉडलेंट करते हैं और वो पर्सनली लायबल होते हैं उस चीज के लिए। ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्टर ईगो। समझ आ गया? अब बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम और आर्टिकल। फर्क क्या है दोनों बीचों में? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल चार्टर ऑफ कंपनी एंड डिफाइन द फंडामेंटल कंडीशन। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या डिफाइन करता है? फंडामेंटल कंडीशन जो 5 या 6 होते हैं। एंड ऑब्जेक्ट फॉर कंपनी इज ग्रांटिंग आर्टिकल ऑफ रूल एंड रेगुलेशन फ्रेम करता है। क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम कैन नॉट इजिली अल्टर। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेज हैं वो अल्टर नहीं करे जाते हैं आसान तरीके से, मगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेज हम बड़ी आसान तरीके से अल्टर या चेंजेस कर सकते हैं। मेमोरेंडम आर्टिकल कैन नॉट इंक्लूड एनी क्लॉज कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी।
मेमोरेंडम एसोसिएशन में कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होगा जो कॉन्ट्रवेंशन करे कंपनी एक्ट को, बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सिडरी बोथ कंपनी एक्ट एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मगर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो सब्सिडरी पार्ट है कंपनी मेमोरेंडम ऑन कंपनी एक्ट का। The memorandum generally define the relation between the company and outsider. Memorandum क्या define करता है? Relations between a company and outsider. While the company regulate the relation between the company and its member. मेंबर और कंपनी के बीच का रिलेशनशिप रेगुलेट करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि मैनेजमेंट रूल रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट के लिए बनाया गया रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम एब्सोल्युटली वर्ड एंड अल्टरवाइज। अगर कोई कंपनी जो है वो अपने बियॉन्ड जाती है मेमोरेंडम वो एब्सोल्युटली वॉइड एंड अल्टर वायरस माना जाएगा, बट कैन नॉट बी ratified even the unanimous vote of the shareholder, but the acted of director beyond the article can be ratified by the shareholder। अगर beyond जाते हैं डायरेक्टर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के वो रेटिफाइड करा जाएगा, मगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर बियॉन्ड जाते हैं तो वो रेटिफाइड नहीं करा जाएगा। Now, legal effect of the memorandum and article. The memorandum and article were registered bind the company and its member to same extent as if they have been signed by the company and by each member to observe and abide by all the provision of a memorandum article. Also, all money payable by the member of the company under the memorandum shall be debt due to from him to company। सेक्शन 10 बोलता है कि जो मेमोरेंडम बना है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना या रजिस्टर हो गया तो बाइंड होगा कंपनी एंड इट्स मेंबर के। जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल रेगुलेशन है तो वो किसके लिए बनाया गया? मेंबर्स के लिए। तो इट मींस बाइंड है किसके साथ? मेंबर्स के साथ। और वो कंपनी के संग भी बाइंड है कि कंपनी ये सब काम नहीं करेगी या ये सभी काम करेगी। सो विल एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच मेमोरेंडम आर्टिकल बाइंड। हम एग्जाम करेंगे कि कहां तक और किन किन पे बाइंड है मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेंबर टू कंपनी, कंपनी टू मेंबर, मेंबर इंसर्ट से, कंपनी आउटर से। Member bound to company. Memorandum article of constitute a contract binding on members of company. The member as member are bound to the company. Each member must therefore observe the provision of memorandum article. जो memorandum article constitute करते हैं contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट मेमोरेंडम कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ कंस्टिट्यूट बनाते कोई कॉन्ट्रैक्ट वो बाइंडिंग होते मेंबर ऑफ अ कंपनी। मेंबर के जो कंपनी के मेंबर हैं उनके ऊपर बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं। जो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी आर्टिकल में लिखा है कि कंपनी के मेंबर्स के संग मेंबर को रूल का रेगुलेशन फॉलो करना है, उसके हर एक क्लोज मेंबर के ऊपर बाउंड या बाइंड होंगे। नाउ कंपनी बाउंड टू मेंबर, कंपनी बाउंड है मेंबर के साथ। सिंस द आर्टिकल कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग द कंपनी मेंबर इन देयर कैपेसिटी एज मेंबर, member can bring an action against the company for infringement by its memorandum article। अगर ऊपर जो था उसमें ये था कि अगर कोई कंपनी अगर मेंबर डिफॉल्ट करते हैं तो कंपनी है वो अगेंस्ट मेंबर की कोई भी प्रोविजन या फिर कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होने के बाद कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर भी वो है कंपनी बाउंड टू मेंबर के ऊपर यही है कि अगर कोई भी कंपनी इन्फ्रिंजमेंट करते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मेंबर्स के पास एक्शन है, पावर है कि वो एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी। मेंबर बाउंड टू मेंबर, between the member inter se, each member is bound by article to other member but does not mean memorandum article create an express contact among the members of company। it means member जो members हैं कंपनी के वो आपस में बंधे हुए, जैसे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में होता है सारे पार्टनरशिप आपस में बंधे होते हैं, वैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जितने भी रेगुलेशन या फिर कंपनी के जितने मेंबर वो आपस में बंधे होते हैं। इट मींस अगर कंपनी और लोन विच कैन sue the offenders or protect the aggrieved member, अगर कंपनी किसी के ऊपर सीव कर रही है किसी भी मेंबर को तो किसी अगेंस्ट किसी दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। मेंबर इंटर से ईच मेंबर इज बाउंड बाय द आर्टिकल ऑफ, आपस में बंधे हुए हैं, बाउंड है मेंबर्स। कंपनी नॉट बाउंड टू आउटसाइडर, कंपनी कभी भी बाउंड नहीं होती है। सिंपल सी बात है भाई, कंपनी और आउटसाइडर ये दोनों अलग लोग हैं, इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये दोनों नॉट बाउंड टू आउटसाइडर। समझ आया? नाउ ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे चैप्टर पे चलेंगे, चार्टर डॉक्यूमेंट पार्ट 1 ये कंप्लीट हो गया। अब हम चार्टर डॉक्यूमेंट पार्ट 2 बनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच। प्लीज इफ यू लर्न फ्रॉम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press a bell icon and like this video. So and if you have any friend related to your course, so please share link my channel. So thank you so much। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।